हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन एकेडमी। लेक्चर 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी। टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे फर्स्ट है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी हेल्दी पर्सन आपका वन ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा? इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन नॉर्मली बिना किसी स्ट्रेस के, उसे क्या बोलते हैं हम? टाइडल वॉल्यूम। और ये होता कितना है? 500 ml। ये कितना होता है? 500 ml। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इन healthy man inspire and expire approximately 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना जो है वो एयर को रेस्पिरेशन करता है? 1 मिनट में कितना है? 6000 to 8000। ये कितना आया? कोई भी हेल्दी पर्सन वो पर मिनट 1 मिनट में उसका कितना ब्रीदिंग होता है? 12 to 16 टाइम पर मिनट। तो अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो 500 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका? 6000 ml। अगर हम 16 से बात करें तो 500 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा? 8000 ml। इसका मतलब क्या हो गया? तो जो आपका हेल्दी पर्सन इंस्पायर एक्सपायर है अप्रॉक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml कितना होता है आपका? 1 मिनट में इतना एयर कोई भी हेल्दी पर्सन जो है अपने अंदर नॉर्मली जो है रेस्पिरेशन के थ्रू लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब कि फोर्सफुल्ली, जो बाबा रामदेव कराते हैं आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मतलब अनुलोम और विलोम। वो क्या होता है? फोर्सफुली आप कितना एयर इंस्पायर मतलब अंदर इनसाइड बॉडी ले जा रहे हो, फोर्सफुली कितना एयर आप आउटसाइड बॉडी ले जा रहे हो। तभी हम बात किसी का कर रहे हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, वो कितना होता है? 2500 टू 3000 ml फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली कितना आप एयर जो है आप अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? ERV 1000 टू 1100 ml। आप इस डाटा को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में या तो डिफिनीशन या फिर ये डाटा पूछ लेता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। कितना है? 1000 टू 1100 ml। इसके बाद हम देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स क्या है? रेजिड्यू मतलब रिमेन वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो आपको पता है लंग्स क्या है? हॉलो बॉडी है। वो आप एक्सपायरेशन करोगे तो उसमें आपके लंग्स से पूरी एयर तो आएगी नहीं, क्योंकि लंग्स क्या होगा? अगर वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो लंग्स क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ एयर जो है लंग्स के अंदर आपका, मान लो ये जो आपका लंग्स है इसके अंदर कुछ ना कुछ जो एयर है वो क्या होता है? इंटैक्ट होता है, ठीक है। पूरा वैक्यूम तो क्रिएट होगा नहीं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर इसमें बच जाता है रेजिड्यू फॉर्म में? रेजिड्यू मतलब कितना बच जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और वो कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? 1100 टू 1200 ml। तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, इतना ml आपका एयर रहना ही रहना है। अगर ये ना रहे तो क्या होगा? लंग्स जो होगा आपका वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ एयर जो है हमेशा आपका लंग्स में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब कि 500 ml जो है उसने पर्सन ने एक्सपायर कर दिया। इसके बाद अब वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, अब जो है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, अब वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो पहले वो जो भी आपका करेगा इंस्पायर, पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, फोर्सफुली जो है इंस्पायर करेगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम जो उसने एक्सपायर किया है वो भी तो वो इंस्पायर करेगा। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया 1500, या और ये कितना हो जाता है प्लस टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है 3000 ml। ठीक है, यही है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब ये कह रहा है कि आपका जो 500 ml जो है वो रिलीज होने के बाद वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर और अपने अंदर इंस्पायरेशन कर सकता है। तो सबसे पहले कितना इंस्पायरेशन करेगा, जो 500 उसने रिलीज किया है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली इंस्पायर करेगा। तो ये कितना होता है आपका 500 टू 3000 ml। इस सबको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा आपका लगभग 3000 टू 3500 ml। आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हुआ 3000 टू 3500 ml। ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद वो पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है। इसका मतलब जो टाइडल वॉल्यूम है आपका, जो आपका टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, वो ऑलरेडी कहाँ है इनसाइड बॉडी। ठीक है, इनसाइड बॉडी मतलब लंग्स में है। इसके बाद वो कितना फोर्सफुल जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन वो बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अभी ये 500 ml तो है, इसके अंदर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेगा प्लस ये भी तो जाएगा, जो टाइडल वॉल्यूम वो लिया है ये भी तो बाहर निकलेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो बाहर एक्सपायर कर सकता है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये कितना हो जाएगा आपका 1000 टू 1100 ml, और आपका टाइडल वॉल्यूम है ऑलरेडी 500 ml। तो इस सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500 टू 1600 ml। ठीक है, ये रेंज है 1500 टू 1600 ml। इतना क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो डिफिनीशन या फिर ये डाटा आप याद रखिएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कितना एक्सपायर कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वो बॉडी से लंग से बाहर निकाल रहा है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करेगा तो कितना ही वो अंदर ले पाएगा टाइडल वॉल्यूम ही 500 ml। इसके बाद क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बचता है। तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब 500 ml जो है वो आउट हो रहे हैं आउट ऑफ लंग्स। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब क्या हो रहा है 500 ml ही तो बाहर जाएगा, बाकी कितना बच रहा है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो कितना होता है आपका दोनों मिला के 2300 ml। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व रेजिडुअल कैपेसिटी कितना हो गया आपका 1000 टू 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हो गया 1100 ml, दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 2300 ml। तो ये हो गया आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये कितना होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। और ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब कितना बाहर गया बॉडी से आपका 500 ml ही गया। इसके बाद है आपका
वाइटल कैपेसिटी, इट इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आपने पूरे फोर्स से पूरा एयर जो है बाहर निकाला, इसके बाद आप कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना पूरा एयर आप ब्रीथ कर सकते हो, वो क्या होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, जो आप एयर नॉर्मली, जो आप एयर पूरी फोर्सफुल पूरे दम से आप बाहर निकालते हो, इसके बाद वो कितना एयर आप पूरा इनसाइड लंग्स में ले सकते हो, वो क्या होता है आपका वाइटल कैपेसिटी या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है डिफिनीशन, ठीक है। ये दोनों डिफिनीशन आप याद रखिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाइटल कैपेसिटी को। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो ये दोनों डिफिनीशन क्या है, किसके हैं, वाइटल कैपेसिटी के। और ये कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता कितना है 4800 ml। ये होता है आपका 4800 ml। टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमुलेट इन लंग्स फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में जो है बचता है, मतलब पूरा वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता कितना है 5800 ml, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसमें नहीं होता है वाइटल कैपेसिटी में। रेजिडुअल वॉल्यूम किस में आता है, टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब टोटल पूरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, उसमें क्या आ जाएगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो वाइटल कैपेसिटी 4800 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 ml, तो कितना हो जाएगा आपका 5800 ml, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी TLC। और इसमें क्या क्या आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ये कुछ डिफिनीशंस थे और उनके क्या थे, डाटा थे, आपको इनको याद रखना है, ये कभी कभी नीट में आ जाता है। इसके बाद है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देखेंगे एल्यूलाई, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, O2 एंड CO2 एक्सचेंज इन दिस साइट। इसका मतलब जो आपका एल्यूलाई है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरी होती है, तो एल्यूलाई पे जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो क्या होता है, एक्सचेंज होकर एल्यूलाई से ब्लड में जाता है, फिर वो ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, सेल, टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास जाता है, और वहाँ पे वो एक्सचेंज होता है। तो जो टिश्यू में क्या है, वहाँ पे रेस्पायरेशन हो रहा है, तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो टिश्यू में जो CO2 है वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो CO2 कहाँ जाएगा, ब्लड में, और जो ब्लड में O2 है वो एक्सचेंज होकर कहाँ चला जाएगा, टिश्यू के पास। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है। और इनके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के। सबसे पहले कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो अभी मैंने आपको बताया। ब्लड में क्या है, O2 ज़्यादा है, ब्लड में O2 ज़्यादा है, और टिश्यू में क्या है आपका CO2 ज़्यादा है। तो ब्लड से क्या आएगा, O2 जो है टिश्यू में, टिश्यू से CO2 जो है वो कहाँ जाएगा आपका ब्लड के अंदर। तो ये क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू आपका जाता है। ब्लड में क्या है, O2 ज़्यादा है, टिश्यू में CO2 ज़्यादा है, तो टिश्यू से CO2 कहाँ जाएगा ब्लड में, ब्लड से O2 कहाँ जाएगा टिश्यू के पास। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस किसमें क्या ज़्यादा सॉल्युबल है। एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। जो मेम्ब्रेन जितना थिन होगा उसका डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा, जो जितना थिक होगा उसका डिफ्यूजन उतना ही स्लो होगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है क्या क्या अफेक्ट करता है आपका, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of gases, thickness of membrane, involved in diffusion of some important factor that affect the rate of diffusion। इसके बाद है आपका पार्शियल प्रेशर, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2।
और जो पार्शियल प्रेशर उसको मेजर कैसे करते हैं, mmHg, ठीक है, मर्कुरी प्रेशर से। और ये होता कितना है, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट एग्जैक्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको याद रखना है, कभी कभी ये डाटा ही पूछ लेता है रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2 के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है O2 सबसे ज़्यादा होगा, तो कितना होता है 159 mmSg। तो ये सभी जो डाटा है किस में है आपका mmSg, ठीक है। और CO2 कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmSg। तो एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाएगा आपका, एल्यूलाई में। एल्यूलाई में कितना होता है O2 प्रेशर 104 और CO2 कितना होता है 40। इसके बाद एल्यूलाई से मान लो यहाँ कहाँ जाएगा आपका ब्लड में, तो यहाँ पे कितना होता है ऑक्सीजन आपका 40 और CO2 कितना होता है ऑक्सीजन 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब आपका जो ये ब्लड है ये कैसा है, इम्प्योर है। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड है, इम्प्योर है, तो यहाँ पे O2 का लेवल क्या होगा, कम होगा, और CO2 का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो ये डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर होगा। अगर हम बात करें प्योर ब्लड का, तो यहाँ पे O2 का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और CO2 का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम बात कर जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो यहाँ पे O2 कितना है 95 mmSg, CO2 कितना है 40 mmSg। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में क्या होगा आपका O2 का लेवल क्या होगा, कम, और CO2 का लेवल क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे कितना है O2 40 mmSg और CO2 कितना है 45 mmSg। तो इस तरह से ये डाटा आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में, और सबसे कम CO2 कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में 0.3। ऑक्सीजन कितना होता है 0.59 159। एल्यूलाई में 104 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड में 40 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 एंड 40। टिश्यू में कितना होता है 40 45, ठीक है। तो ये जो है आप डाटा याद रखिएगा। ये कैसा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ mmHg। इसके बाद हम देखते हैं O2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्यूलाई टू ब्लड टू टिश्यू। तो सबसे पहले जो आपका ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से कहाँ चला जाएगा, एल्यूलाई में, एल्यूलाई से कहाँ चला जाएगा ब्लड में, ब्लड से कहाँ चला जाएगा आपका टिश्यू में। एंड CO2 ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। टिश्यू से कहाँ जाएगा ब्लड में, ब्लड से कहाँ चला जाएगा एल्यूलाई में, एल्यूलाई से कहाँ चला जाएगा आपका एटमॉस्फेयर में। ये जो है आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, और जो है आपका O2 ट्रांसपोर्ट होता है। तो CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट जस्ट अपोजिट होता है। और देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 20-25 टाइम्स हायर देन द O2। ये चीज़ आप याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पे, ठीक है। तो वो यही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से जो आपका एयर है वो क्या होगा, इंस्पायरेशन के थ्रू जो है एल्यूलाई में आया, एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर गया। तो एल्यूलाई में कितना है ऑक्सीजन 104, CO2 कितना है 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूलाई से जो है ये ब्लड में गया, ब्लड से जो है आपका हार्ट में गया, ठीक है। हार्ट में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जो है यहाँ से फिर यहाँ पे कैरी बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से पंप होके कहाँ चला गया, ये बॉडी टिश्यू के पास। तो जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, वो क्या कैरी करती है, ओनली वेन जो क्या कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको याद रखने की जरूरत है, पल्मोनरी वेन ओनली वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी अदर जितने वेन हैं आपके बॉडी के अंदर वो क्या कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बात देखने की है, पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी वो क्या कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बाकी जितनी भी आर्टरी हैं आपके बॉडी के अंदर वो क्या कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये क्या है राइट साइड और ये क्या है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। तो फिर जो है ये आपका सिस्टमिक वेन है, तो ये क्या कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सिस्टमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके कहाँ पहुँचाएगा राइट साइड ब्लड में। फिर राइट साइड वाला जो
ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपका लंग्स के पास। यहाँ पे एल्यूलाई से क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर एक्सचेंज होगा, CO2 क्या होगा, फिर से एक्सचेंज होके एक्सपेल आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये जो है साइकिल चलता रहता है। तो ये जो मान लो क्या है आपका हार्ट, तो हार्ट के लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, O2 रिच ब्लड, और हार्ट के राइट साइड क्या होता है, CO2 रिच ब्लड, यानी कि क्या होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमैटिक आर्टरी, सिस्टमैटिक वेन। तो सभी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपने डाटा पढ़ा ही, जो टिश्यू में है ऑक्सीजन कितना होता है 95 mmHg, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, और ये CO2 कितना होता है 40 mmHg, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन क्या है 40 mmHg, और CO2 कितना है 45 mmHg। तो ये कैसा है, ये डाटा और ये डायग्राम आपको याद रखना है। कभी कभी ये डायग्राम में ये ABCD करके देता है, ये क्या बता रहा है ABC, ऐसे D करके 4 ऑप्शन दे सकता है, तो वो पूछ लेता है, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है। जो आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कितने लेयर का बना हुआ है, 3 लेयर का। सबसे पहले क्या है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्यूलाई, ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है नीट के। दूसरा कौन सा है, एंडोथेलियल ऑफ एल्यूलर कैपिलरी, इसके बाद क्या है आपका बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका बेसमेंट सबस्टेंस। तो ये जो आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर का होता है। सबसे फर्स्ट थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्यूलर कैपिलरी, बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम। टोटल थिकनेस कितना होता है, लेस देन मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इनका थिकनेस, इसलिए कि इतना ईजिली डिफ्यूजन गैस का हो जाता है। These all factor favorable for diffusion of the O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli, ठीक है। तो ये क्या है आपका डायग्राम, एल्यूलर विथ पल्मोनरी कैपिलरी। तो इसमें जो है आप क्या है, ये एयर है, एल्यूलर कैपेसिटी कैविटी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम, और ये क्या है एल्यूलर वॉल 1 सेल थिक, जहाँ पे क्या है ब्लड कैपिलरी, और ये क्या है RBC। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है RBC, प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयन, यही सब क्या करते हैं वो कैरी करते हैं। तो यहाँ से जो एयर है आपका वो डिफ्यूज हो जाएगा इस तरह से। जितना मेम्ब्रेन थिन होगा उतना ही ईजिली एयर का डिफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज मीडियम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। सबसे पहले बात करें हम O2 के, तो ऑक्सीजन में जो होता है आपका 97% ट्रांसपोर्ट बाय RBC एंड 3% ओनली ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट। तो क्या होता है 97% ट्रांसपोर्ट कौन करता है RBC, 3% आर ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा। CO2 में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 70% ट्रांसपोर्ट बाय बाइकार्बोनेट आयन, 20-25% by RBC and 7% by the plasma dissolved state। तो ये डाटा आपको याद रखना है ऑक्सीजन और CO2 का। जो 97% होता है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है RBC, 3% by plasma, CO2 70% बाइकार्बोनेट आयन, 20-25% RBC, 7% प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। रेड कलर ड्यू टू आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। तो जो ब्लड का कलर है वो इसी आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और किस में प्रेजेंट होता है ये RBC के अंदर। तो ये RBC क्या करते हैं ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन
फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिवर्सिबल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अभी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा आगे चल के क्या होगा, वो डिसोसिएट भी हो सकता है, तो ये परमानेंट बाइंडिंग नहीं होता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन बाइंड करके क्या बनाएगा, HbO2 का फोर्थ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए क्या होता है, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल फॉर्म। ये आप याद रखिएगा, ये कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं होता है। 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डाटा आपको याद रखना है, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml O2 टू टिश्यू। एंड दूसरा डाटा क्या है, 100 ml ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन। 100 ml blood contain 12 to 16 gram of the hemoglobin and 1 gram hemoglobin contain 1.34 ml of the O2. 1 gram hemoglobin contain 1.34 ml of the O2 ऑक्सीजन। ये तीनों डाटा आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एवरी 100 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml O2, 100 ml ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 1.34 ml ऑफ द O2। इसके बाद आपका कर्व परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2। और ये कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड कर्व विल बी ऑब्टेन। वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 एंड एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2। तो हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो कैसा मिलता है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2। ये जो होता है आपका, ये नॉर्मल सिग्मॉइड कर्व हमें मिलता है। कैसा, सिग्मॉइड कर्व। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। ये कैसा कर्व है, ये व्हाइट वाला कैसा है, ये नॉर्मल कर्व। अगर ये कर्व जो है, कब आपका लेफ्ट साइड यानी अपर और कब राइट साइड यानी कि डाउन शिफ्ट होगा, ये डिपेंड करता है आपका डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के ऊपर। तो वो हम फैक्टर अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, राइट साइड। राइट साइड अगर ये कर्व नॉर्मल से डाउन या फिर राइट साइड अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज। कितना होगा, 7.2, ऑक्सीजन डिक्रीज। लेकिन अदर फैक्टर जो है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड H+, टेम्परेचर, ये सब कितने होंगे, इंक्रीज होंगे। और टेम्परेचर कितना होगा, 43 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पीएच और ऑक्सीजन एक साथ चलते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड H+, टेम्परेचर और 2,3 DGP ये एक साथ रहते हैं। तो पीएच ऑक्सीजन जो है अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो कर्व शिफ्ट होगा आपका राइट साइड, तो ये राइट साइड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कर्व कब अपर या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, जब पीएच या फिर ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होगा आपका, CO2, टेम्परेचर, H+ आयन, 2,3 DPG, ये क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो ये दोनों कैसे हैं आपके, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब अगर पीएच और ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है तो ये सब CO2, H+, टेम्परेचर और 2,3 DPG ये सब डिक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल के केस में अगर हम लें तो पीएच कितना होता है, 7.4 और टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये कर्व राइट जा रहा है तो पीएच कितना होगा, 7.2, टेम्परेचर कितना होगा, 43 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कर्व लेफ्ट जा रहा है तो नॉर्मल से पीएच कितना जाएगा, 7.6, टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिलेशन होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये जो सिग्मॉइड कर्व है जो हमें मिलता है, ये कभी लेफ्ट या फिर कभी राइट शिफ्ट होता है नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2।
CO2 carried by hemoglobin from the carbaamino hemoglobin. At tissue site, carbon dioxide level high and O2 level will be low. And alveoli side, आपको ऑलरेडी पता है CO2 लेवल लो एंड O2 लेवल विल बी हाई. इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाइंड विद हीमोग्लोबिन एट टिश्यू साइट, क्योंकि टिश्यू के साइड पे क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, एंड एसोसिएशन ऑफ द CO2 एंड डिलीवर टू CO2 एट द एल्यूलाई एंड डिसोसिएशन ऑफ द CO2. तो इसका कहने का मतलब जो है टिश्यू साइट पे जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 से बाइंड करता है. तो जब हीमोग्लोबिन CO2 से टिश्यू साइट पे बाइंड करेगा उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ द CO2. लेकिन एल्यूलाई साइट पे हीमोग्लोबिन CO2 को डिलीवर कर देता है, ठीक है, छोड़ देता है. वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ द CO2. ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. CO2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन फ्रॉम द कार्बाएमिनो हीमोग्लोबिन HbCO2. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं एवरी 100 ml ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डिलीवर 4 ml CO2 एट एल्यूलाई. ये डाटा आपको याद रखना है. 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml CO2 एट एल्यूलाई. RBC कंटेन वेरी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिनट क्वांटिटी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. तो जो एंजाइम है RBC के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो क्या होता है RBC में प्रेजेंट होता है और थोड़ा अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर. तो एल्यूलाई पे जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है, जो आपका टिश्यू पे है, यहाँ पे टिश्यू पे क्या है आपका CO2 का लेवल हाई है, ठीक है. तो बाई कार्बोनेट आयन H+, फिर यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू की साइड पे CO2 को बाइंड करके क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड. ये मान लो कार्बोनिक एसिड कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर. फिर ब्लड से जो है ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है, कहाँ चला आएगा आपका एल्यूलाई के पास. एल्यूलाई के पास यहाँ पे आएगा. एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इस एंजाइम के प्रेजेंस में फिर क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा CO2 और वाटर में. तो CO2 क्या होगा, एल्यूलाई से थ्रू कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर, और वाटर क्या है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, ये होता है क्योंकि टिश्यू पे क्या है CO2 का लेवल हाई है. तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा, CO2 से बाइंड करेगा, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड. इसके बाद ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, एल्यूलाई पे, ब्लड के थ्रू एल्यूलाई पे ट्रांसपोर्ट होगा. यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा. CO2 एल्यूलाई को डिलीवर हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है. एट टिश्यू CO2 पार्शियल प्रेशर इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म. CO2 डिफ्यूज इन ब्लड RBC and plasma and form bicarbonate ion plus H+. At alveoli, CO2 is low, form the CO2 and water. तो यही बात यहाँ पे लिखी गई हुई है इस इक्वेशन में. और इसमें एंजाइम कौन हेल्प करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इसको आपको याद रखने की जरूरत है. ठीक है, तो सीधा सीधा आप याद रखो, टिश्यू लेवल पे CO2 हाई, तो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ द CO2. एल्यूलाई लेवल पे क्या होता है, CO2 का लेवल लो होता है, वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ द CO2. इसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन. तो रेस्पायरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो रेस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन एंड द सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन. तो दो सेंटर होते हैं, एक मेडुला रीजन मेन वाला सेंटर और दूसरा कौन सा है, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. कौन सा, पॉन्स वाला. कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एट जस्ट रिदमिक सेंटर ऑफ द हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+. तो ये किससे सेंसिटिव होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया CO2 और H+ से. O2 से इनका कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है, O2 से कोई लेना देना इनका नहीं होता है. ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ CO2 और H+ आयन. रिसेप्टर्स एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी रिकॉग्नाइज द चेंज ऑफ द CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन. और ये इंपॉर्टेंट बात, द रोल ऑफ द CO2 इज इन रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्विट सिग्निफिकेंट. क्यों, क्योंकि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, एरोटिक आर्च हो और जो आपका कैरोटिड आर्टरी है, ये सब रिकॉग्नाइज किसको करते हैं, CO2 और H+ कंसंट्रेशन को, O2 को नहीं. O2 ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में जो है डिलीवर हो रही है. लेकिन
अगर CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये इन्हीं के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद है डिसऑर्डर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला कौन सा है आपका, अस्थमा। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग द वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो अस्थमा क्या है एक्चुअली, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इनके इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके बाद क्या है, इम्फाइसीमा, क्रोनिक डिसऑर्डर, मतलब क्रोनिक मतलब ये क्या है, स्लो और लॉन्ग टाइम में ये क्या होता है, ये सो होता है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। क्रोनिक डिसऑर्डर विच द एल्यूलर वॉल आर द डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज। और मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट आप क्या होता है, बहुत दिन तक पीते हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पीने के बाद क्या होता है, आपका एल्यूलर वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्रोनिक डिसऑर्डर। काफ़ी टाइम लेके क्या होता है, ये शो करता है ये डिजीज। क्रोनिक डिसऑर्डर विच एल्यूलर वॉल विल बी डैमेज विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। जब रेस्पिरेटरी सरफेस विल बी डिक्रीज तो ऑक्सीजन एयर का जो वहाँ पे आएगा एल्यूलर में, वो काफ़ी एयर क्या होता है, ट्रैप नहीं हो पाता है। और क्या होता है, जब सरफेस डिक्रीज हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो जो ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है एल्यूलाई से कैपिलरी में, वो भी क्या होता है, कम होने लगता है। और ये किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। इसके बाद है आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। इट कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ द स्टोन, ब्रेकिंग, डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस एंड डिफेंस मैकेनिज्म आर द बॉडी फुल्ली कोप विद सिचुएशन। तो इसमें वो इंडस्ट्री जो माइनिंग, स्टोन कटिंग, ब्रेकिंग, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल या स्टोन डस्ट जो ज़्यादा निकलता है, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लॉन्ग एक्सपोजर गिव इन्फ्लामेशन ऑफ द लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो बार बार क्या है, रेस्पिरेशन, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो तो उसके थ्रू, एयर के थ्रू क्या होते हैं, लंग्स में जाते रहते हैं। ठीक है, लंग्स में जाके वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, तो वहाँ पे क्या कॉज करते हैं, फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, कॉज द सीरियस लंग डैमेज डिजीज एंड यूज प्रोटेक्शन वर्कर सच एज द इंडस्ट्री वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ऐसे वर्कर के लिए क्या है, आप प्रोटेक्टिव मास्क का यूज करें। ठीक है, जो ज़्यादा डस्ट वगैरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए क्या है, वियर प्रोटेक्ट द मास्क। ठीक है, इसके बाद है आपका थैंक यू।